हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है 127 आवर्स। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एरन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जिसको हाइकिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है और फिर उसके बाद एरन हमें हाइकिंग करता हुआ दिखाया भी जाता है जहाँ उसे दो लड़कियां मिलती है हाइकिंग करते करते। वैसे तो ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी होती हैं। फिर एरन उन दोनों लड़कियों को डायरेक्शन देता है और वो सोचता है क्यों ना मैं इन दोनों के साथ ही हाइकिंग कर लूं। फिर ये लोग साथ में ही सफर करते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां एरन इन दोनों लड़कियों को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ते से लेकर जाता हूं जहां मस्त एडवेंचर करने मिलेगा, जिसे सुनकर वो दोनों लड़की भी एग्री कर लेती है। फिर वो तीनों के तीनों माउंटेन पास की मदद से आगे बढ़ते रहते हैं। और भाई ये जो रास्ता होता है ना, ये दिखने में बहुत ज्यादा डरावना होता है और इतने में ही एरन वहां से नीचे गिर जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों लड़की एरन को देखती है कि वो नीचे गिर गया तो उन लोग को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि कहीं हम भी नीचे गिर के मर जाएंगे। मगर इतने में ही एरन नीचे से आवाज उन लोग को दे देता है कि आ जाओ नीचे, नीचे मस्त एक बड़ा सा लेक है। और पहले तो उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही होती है, मगर बाद में वो लोग हिम्मत करके नीचे कूद जाते हैं। और फिर नीचे कूदने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं, वहाँ आराम से मौज मस्ती भी करते हैं। और फिर वहाँ से निकलने के बाद एरन सोचता है कि अब आगे का सफर मुझे अकेला ही तय करना चाहिए क्योंकि इन लोगों का सफर यहीं तक होता है। फिर वो लोग थोड़ी कॉन्वर्सेशन करने के बाद एक दूसरे को सवाल पूछने के बाद एक सेल्फी खींचते हैं और एरन उन दोनों लड़कियों से पूछता है कि हम वापस कभी मिल सकते हैं। तो वो लड़कियां बोलती है कि हाँ, कल रात में हमारे यहाँ पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो, जिसे सुनकर वो उसको ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन अकेले ही चल रहा है और मस्त उसको बहुत अच्छा लग रहा है ये सब हाइकिंग करने में और उसको बहुत मज़ा भी आ रही होती है। मगर जो इसका रास्ता होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है जिसमें ये कभी भी अटक सकता है और ट्रैप हो सकता है। मगर इसको इन चीज़ों की आदत होती है तो इसको ज़्यादा डर नहीं लगता। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक पत्थर की मदद से नीचे जाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो उस पत्थर पे कदम रखता है वो पत्थर नीचे चले जाता है और उसी के साथ एरन भी नीचे चले जाता है। और जैसे ही एरन नीचे जाता है वो पत्थर ऊपर से इसके राइट हाथ पे गिर जाता है, जिसकी वजह से अब इसका राइट हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल सकता और वो पूरा का पूरा वहीं अटक चुका है। उसको बाकी बॉडी में तो कहीं चोट नहीं लगी थी, मगर उसका जो राइट हैंड था वो उसी पत्थर और चट्टान के बीच में ट्रैप हो गया था। जिसे ट्रैप होने के बाद एरन बहुत कोशिश करता है कि अपना हाथ वहाँ से निकाल ले, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद वो उसका हाथ वहाँ से निकलता ही नहीं है। फिर जैसे ही एरन को रियलाइज़ होता है कि अब इसका हाथ यहाँ से नहीं निकलेगा और इसको किसी की मदद की ज़रूरत होगी, वैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चालू कर देता है और वो उन दोनों लड़कियों को ही आवाज़ दे रहा होता है। मगर क्योंकि वो ऐसे दो चट्टानों के बीच में फंसा होता है जहाँ से आवाज़ बाहर जाती ही नहीं है और वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है। और तो और जिस नैरो माउंटेन्स पे ये फंसा था वहाँ ना आसपास कोई इंसान, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई पक्षी तक दिख रहा था। मतलब कि इतनी ज़्यादा बंजर जगह थी वो। फिर अगले सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वही बंदा अपने बैग से सारा सामान निकाल रहा होता है जो जो उसके बैग में होता है, ताकि क्या पता कोई चीज़ उसके हेल्प में आ जाए। मगर उन सामान में ज़्यादा कुछ चीज़ें काम की नहीं होती है, सिर्फ एक उसमें पॉकेट नाइफ होती है। फिर जैसे वो उस नाइफ को देखता है वो उस नाइफ से ही चट्टान को मारना शुरू कर देता है और बहुत देर तक मारता रहता है, मगर उसके बावजूद उसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता और वो पत्थर का हल्का सा भी टुकड़ा कटता तक नहीं है। और तो और उस बंदे की जो नाइफ थी उसकी धार भी पूरी चली गई थी। और भाई सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि उसका राइट हैंड ही फंस चुका है, जिसकी वजह से अब वो लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम भी नहीं कर पाएगा और उसे और डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और इस बंदे के ऊपर और मुसीबतें आ जाती है जब उसका नाइफ गलती से उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और अब तो भाई उसका राइट हैंड भी फंसा हुआ है और लेफ्ट हैंड उसका नीचे तक पहुंच भी नहीं रहा। तब वो थोड़ा जुगाड़ लगाकर उस नाइफ को नीचे से ऊपर उठाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है, मगर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा होता। फिर हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब रात हो चुकी है और रात में भी और ये बंदा अभी तक अपने हाथ को छुड़ाने के पीछे लगा हुआ है और ये बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता है। फिर हमें सीधा अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ 24 घंटे के ऊपर टाइम बीत चुका है, मगर इसको सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि क्या मैं जिंदगी भर यहीं अटका रह जाऊंगा या फिर मुझे कोई छुड़ाने भी आएगा, क्योंकि अभी इसके पास खाने की जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं और पीने के लिए तो भाई सिर्फ 300 से 400 ml पानी होता है इसके पास। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उसको किसी इंसान की आवाज़ आती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चालू कर देता है कि मुझे बचाओ, मगर उसकी आवाज़ वहाँ से बाहर जा ही नहीं रही होती और तो और
ऊपर कोई इंसान होता भी नहीं है, वो उसका भ्रम होता है। फिर कुछ ही सीन बाद हमें वापस दिखाई जाती है कि रात वापस हो चुकी है और अब उसके पास जितना भी खाने का सामान होता है वो सब कुछ ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर भूख लग रही होती है। और जैसे ही वो खाना वाना खा लेता है उसके बाद उसे याद आता है कि यार वो दोनों लड़कियों ने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया था, अगर मैं वहाँ होता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, वहाँ बियर भी होती और तो और खाने के लिए भी बहुत सारा सामान होता, जिसे ये इमेजिन करता है। और वो एक और चीज़ याद कर रहा होता है कि जब वो घर से निकल रहा था तब उसकी मॉम का उसको फ़ोन आया था, मगर उसने उनका फ़ोन नहीं उठाया और वो बिना बताए हाइकिंग के लिए निकल गया। अगर वो उनका फ़ोन उठाकर उन्हें बता देता तो कभी ना कभी वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ ही जाती, जिसे सोच कर ये बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है और उसका पूरा मूड ऑफ हो जाता है। फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ अब एरन कुछ अलग दिमाग लगा रहा है और उसके पास जो रस्सी होती है वो उससे एक ऐसा सिस्टम बना रहा है, उस पार से अगर उसे खींचेगा तो वो शायद पत्थर ऊपर जा सकता है। और बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी वो पत्थर हल्का सा 1 सेंटीमीटर भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। और जैसे ही वो अपनी पूरी ताकत लगाता है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो पत्थर बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। तो अब इसका तीसरा दिन हो चुका है यहीं अटके और इसके पास जो खाने का सामान था वो भी खत्म हो चुका है और आज ये पीने का पानी भी खत्म कर देता है पूरा। तो भाई अब इसके पास कुछ काम तो है नहीं यहाँ, तो वो हर चीज़ को नोटिस करता है, जैसे कि वही एक ईगल ऊपर से हर बार जाता है जिसे ये हल्की सी उसकी झलक देख पाता है और वो कैमरा से भी बात करता है बहुत। और तो और वहाँ कभी कभी थोड़े बहुत इंसेक्ट्स भी आते रहते हैं और कोई तो खूंखार भी होते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जिस चट्टान के बीच में ये अटका है वहाँ सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप आती है और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है और वो उस धूप को लेने की बहुत कोशिश करता है और वो थोड़ा बहुत धूप ले भी लेता है ताकि उसके बॉडी में हल्की सी तो एनर्जी आए। फिर हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन अब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है और इसको कुछ भी करके यहाँ से निकलना होता है। तो वो सोचता है कि मैं अब अपना हाथ ही काट लूँगा और सीधा अपना हाथ काट कर यहाँ से निकल जाऊँगा। मगर जैसे ही वो अपने हाथ को ऊपर से बांधता है और नीचे चाकू मारना चालू करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि अब इसकी पूरी धार भी जा चुकी है और अब मेरा हाथ भी इससे नहीं कट रहा है। ये फिर से इमेजिनेशन में चला गया है जहाँ वो अपने फैमिली को देख रहा होता है और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को मिस कर रहा होता है और वो उन्हीं सब चीज़ों को सोच कर ऐसे ही मस्त स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें बादल दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा तूफान टाइप आ रहा होता है और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। अब एरन के पास तो पूरा का पूरा पानी खत्म हो चुका था, तो जैसे ही बारिश होती है वो अपना बॉटल खोलकर उसमें पानी भरना चालू कर देता है और जितना हो सके पानी स्टोर कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही बारिश का पानी बहुत ही तेज़ी से उस चट्टान के बीच में भर रहा है, जिसकी वजह से अब ये धीरे धीरे डूब भी रहा है उसमें। फिर जैसे ही एरन को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि पानी के अंदर बहुत भारी चीज़ भी थोड़ी बहुत हल्की हो जाती है, तो वो एक लास्ट ट्राई करता है और नीचे जाकर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और थोड़ा ज़्यादा दम लगाने के बाद वो पत्थर अपनी जगह से हट भी जाता है और इसका हाथ वहाँ से फ्री हो जाता है। फिर बहुत ही तेज़ी से वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। मगर सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है कि ये सब उसका इमेजिनेशन था और ऐसा कुछ भी इसके साथ नहीं हो रहा होता। फिर हमें 5वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ना चालू हो जाता है। वो अपने आप में ही बात कर रहा है, अपने आप में ही कमेंट्री दे रहा है और अपने आप में ही खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, जिसे आप भी फील कर पाओगे। फिर एरन कैमरा में देखकर यही सब बोल रहा होता है कि काश मैंने उस दिन अपनी मॉम का फ़ोन उठा लिया होता और जिस छोटी शॉप में मैंने वो चाकू लिया था काश मैंने उसको बता दिया होता। कभी ना कभी कोई ना कोई तो मुझे ढूंढने आ ही जाता, जिसको सोच कर ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है। और तो और ये सब कैमरे में इसलिए बता रहा होता है क्योंकि अब इसके ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे होते हैं, क्योंकि इसके पास ना खाने के लिए खाना होता है ना ही पीने के लिए पानी, और ये कब तक ही सर्वाइव कर लेगा यहाँ पर अटके, और इसीलिए वो सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो नाइफ जिसकी धार पूरी की पूरी चली गई होती है वो उसी नाइफ को अपने हाथ के अंदर पूरा घुसेड़ देता है और वो नाइफ उसकी हड्डी तक जाकर टिक जाती है। मगर अब उसके पास और कुछ चारा ही नहीं होता और वो वहाँ पूरा हेल्पलेस हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उसने अपनी रेस्ट इन पीस की डेट भी लिख दी है और वो अपना बॉर्न का डेट भी लिख देता है, क्योंकि अब ये मानने लगता है कि भाई अब तो मैं यहीं डेड हूँ और मेरे को कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिर हमें ऐसे दिखाया जाता है कि एरन को एकदम अलग लेवल पर इमेजिनेशन हो रही होती है और वो अपना ही बच्चा इमेजिन कर रहा होता है
जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि नहीं, अब तो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा और मैं कुछ भी करके यहाँ से निकलूँगा ही। फिर हमें बहुत ही ब्रूटल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन अब अपने हाथ को उल्टी तरफ खींच रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी हड्डी भी टूट जाती है। और जैसे इसकी हड्डी टूटती है वो अपना हाथ काटना चालू कर देता है। बहुत ज़्यादा काटने के बाद ये बहुत ज़ोर से उस हाथ को पुश करता है, जिसकी वजह से उसका हाथ अलग हो जाता है वहाँ से। और ये इसका 6th डे होता है और वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ का वीडियो भी रिकॉर्ड करता है जो वहीं अटका हुआ है। फिर वो वहाँ से निकलना चालू कर देता है और धीरे धीरे थोड़ा आगे जाकर उसे बारिश का पानी जमा हुआ मिलता है, जहाँ वो इतना ज़्यादा पानी पीता है क्योंकि भाई इसने कई दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं पिया होता है। तो वो वहाँ जमकर पानी पीने के बाद वहाँ से निकल जाता है। फिर वो आसमान में देखता है तो उसे वही ईगल दिखता है जो वो हर दिन देखता था और इस बार ये सोचता था कि अब मैं भी तेरी तरह आज़ाद हूँ। फिर हमें यही बंदा दिखाया जाता है जो बहुत ही दर्द में होने के बावजूद आगे आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा चलने के बाद इसे एक फैमिली दिखाई जाती है जो नॉर्मली हाइकिंग पर आई होती है। और जैसे ही वो उन्हें आवाज़ देता है वो फैमिली इसके पास दौड़ते दौड़ते आती है और वो वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं उनको बुला लेती है। वो हेलीकॉप्टर वहाँ से भिजवा देते हैं और वो एरन को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एरन एक स्विमिंग पूल में दिखाया जाता है। वो सोचता है कि हाँ भाई, अब मैं एकदम ही फ्री हूँ। और तो और आगे जाकर हमें उसका बच्चा भी दिखाया जाता है जो उसकी इमेजिनेशन में पहले आया था, वही सेम डिट्टो बच्चा इसका रियल लाइफ में पैदा होता है। और फिर हमें इसकी फैमिली भी दिखाई जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद, मौत को इतनी करीब से देखने के बाद भी इसका हाइकिंग का भूत नहीं उतरता और वो वापस नॉर्मल हाइकिंग्स करता रहता है बीच बीच में। और भाई मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि ये जो मूवी है वो रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो बस ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं सीधा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।